हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वापस से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि मैंने सीखा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को पढ़ के। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक तो यार आप लोग जानते ही होंगे, रेड कलर की जो बुक थी। मैंने अपने जनरली उस वीडियो में जिसमें मैंने टॉप 5 आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी स्टार्ट करने के लिए जो रिकमेंड की थी बुक, तो उसमें मैंने आपको जो 5वीं किताब बताई थी वो यही किताब थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जिसमें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 जब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि है इस बुक के, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो स्टार्टिंग विद यार कि पहला पॉइंट है हमारा इन्वेस्टर्स वर्सेस स्पेकुलेटर। वेल, स्पेकुलेटर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो स्पेकुलेटर यार वो पहली बात तो इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर वो बंदे होते हैं जो एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो बिलीव और लक के बेस पे, मतलब जो बिलीव करते हैं कि लक और गैस पे बिलीव करते हैं, जो कि लक और मतलब गैस के बेस पर स्टॉक को चूज़ करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये लोग जनरली स्पेकुलेटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो मेनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रियल इन्वेस्टर होते हैं, उनमें 3 क्वालिटीज़ जनरली देखने को मिलती है। पहली क्वालिटी है कि वो दे डू एनालिसिस बेस्ड एक्शन। यार वो जो भी एक्शन लेते हैं वो उससे पहले एनालिसिस करते हैं उस कंपनी के बारे में, ठीक है। चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, ग्राफ के बेस पे हो, या फिर वो लोग कंपनी के बैलेंस शीट से पीएनएल देखते हो, या जो भी देखते हो एक्शन एनालिसिस करते हैं वो, ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले। दे आर द इन्वेस्टर्स। लेकिन जो ये स्पेकुलेटर्स होते हैं ये तो गेस करते हैं, लक पे बिलीव करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो जनरली दे आर कॉल्ड स्पेकुलेटर्स। लेकिन इन्वेस्टर्स में क्वालिटीज़ क्या होते हैं कि पहली क्वालिटी तो ये होती है कि दे डू एनालिसिस बेस्ड एक्शन, दे डू एनालिसिस ऑफ द कंपनी नॉट द ऑफ मार्केट, बिकॉज द इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मार्केट बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट कंपनी। वो लोग मार्केट को एनालाइज नहीं करते, वो लोग कंपनी को एनालाइज करते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारा इंश्योरेंस सेफ्टी और प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। और तीसरा है कि वो लॉन्ग टर्म रिटर्न में बिलीव करते हैं, या शॉर्ट टर्म का जो है ये इंट्राडे वाला खेल, उस पर ज़्यादा ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग ये इंट्राडे चीज़ें जो है इंट्राडे इन्वेस्टमेंट ये बेकार हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद इसका क्या रिटर्न आएगा, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जब भी मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो आगे बात करते हैं अपन लोग नोट्स नोट। योर प्रेडिक्शन कैन बी रॉन्ग, ठीक है। ये बात तो यार बिल्कुल सच है। इन्वेस्टमेंट में आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो सकती है। आप भगवान नहीं हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, आगे आगे हमारा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है इस बुक को पढ़ने के बाद, कि डिफेंसिव दे आर 3 टाइप्स ऑफ यार इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो कि लो रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें रिस्क एपेटाइट कम होता है, ठीक है। उनमें ये लोग मतलब जिन इनमें मतलब रिस्क एपेटाइट कम होता है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें रिस्क बहुत हाई होता है। तो यार इसमें यार आप जितनी तेज़ी से ऊपर जा सकते हो उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बैलेंस वे में खेलते हैं, ओके। ये 50% जो अपना है क्या बोलते हैं, अपना ये लोग 50% जो है वो बॉन्ड्स कैश में लगा देते हैं, और 50% जो है वो इक्विटीज़ और स्टॉक्स को खरीदते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम जो कि बुक के ऑथर हैं, वो रिकमेंड नहीं करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर, क्योंकि यार मैंने बोला ना, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में जितनी मतलब क्या बोलते हैं आप ऊपर जा सकते हो उतनी तेज़ी से आप नीचे भी गिर सकते हो। तो दैट इज़ वाई बेंजामिन ग्राहम नॉट रिकमेंडेड टू बी ए एग्रेसिव इन्वेस्टर। एंड आफ्टर दैट ही रिकमेंड यू टू चूज डिफेंसिव पोर्टफोलियो। यार डिफेंसिव क्यों, डिफेंसिव ही क्योंकि यार इंटरप्राइजिंग में भी थोड़ा रिस्क है, इसलिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें डिफेंसिव पोर्टफोलियो को बनाने के बारे में, ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार पहला चीज़ इसमें एडिक्वेट साइज ऑफ एंटरप्राइज, इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। जिस कंपनी का एडिक्वेट साइज हो, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, उसने कितना मार्केट कैप्चर कर रखा है, उस हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। चेक करो, लिस्ट निकालो कंपनीज़ की, उनमें से टॉप जो भी अपनी आपकी कंपनीज़ है, पहले टॉप 5 कंपनीज चूज़ करो या 10 कंपनी चूज़ करो। अपनी रिसर्च आप करो आप, ठीक है। इसमें क्या करता है, रिसर्च आप खुद करते हो, पहली बात तो ये, ठीक है। रिसर्च करते हो आप, थोड़ी थोड़ी बहुत करते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अगर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिफेंसिव पोर्टफोलियो अपनाने के, क्योंकि डिफेंसिव पोर्टफोलियो में ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना होता है, एंटरप्राइजिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे ये एडुकेट साइज ऑफ एन एंटरप्राइज, इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, कंपनीज हैव ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। तो यार कंपनी की पहली बात तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन है, तो सब जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो यार ये पहली चीज़ आपको देखनी चाहिए, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी करंट में क्या चल रही है और पास्ट में क्या थी। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बेस की बात करूँ ना, जब आप एनालिसिस करोगे तो टेक्निकल एनालिसिस में एक सिंपल सा फंडा है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सिंपल सा है बिल्कुल,
ठीक है। उसमें अपन लोग ग्राफ तो देखते हैं, तो हम लोग पीछे का देखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री क्या है उस कंपनी की, हिस्ट्री में कब कब नीचे गया, कब कब ऊपर उठा है, जब भी नीचे गया ऊपर किस रेट से उठा है, किस रेट से वो गिरा है। तो वही हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है यार, बिल्कुल। ठीक है। अब असेट एसेट लाइबिलिटी, उसका एसेट लाइबिलिटी का रेशियो, जो रेशियो यहाँ पे मैंने रेशियो नहीं लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। रेशियो वहाँ पर 2:1 होना चाहिए, मतलब उसके पास दुगना रेशियो होना चाहिए एसेट का लाइबिलिटीज से। एसेट लाइबिलिटीज क्या होती है यार, सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब भरती है, और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब खाली करती है। एसेट वो चीज़ है जिसकी जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और लाइबिलिटी आपकी सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकाल देती हैं। आगे बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, अर्निंग स्टेबिलिटी। यार कंपनी शुड बी मेकिंग रेगुलर प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट बनाने का जो रेट है वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं अपना डिविडेंड रिकॉर्ड के बारे में। तो कंपनी मस्ट हैव पेड डिविडेंड टू इट्स इन्वेस्टर फॉर 15 to 20 ईयर्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अपन लोग अर्निंग ग्रोथ के बारे में। कंपनी शुड हैव ग्रोथ ऑफ 100% इन लास्ट 10 ईयर्स। यार उसका जो कंपनी का ग्रोथ हुआ है वो 100% होना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट नहीं, ये मतलब होना चाहिए। अगर मतलब एक गुड कंपनी, एक साइन, गुड साइन है एक कंपनी का, एक अच्छी कंपनी का, कि उसने लास्ट 10 ईयर्स में 100% की ग्रोथ की है यार। और मॉडरेट पी रेशियो होना चाहिए, उस ज़्यादा नहीं होना चाहिए 15% से। ठीक है। अब यार ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो। ठीक है। ये कोई मतलब थम एज अ थंब रूल नहीं लेके चलना है कि ये सारे पॉइंट्स एकदम होने चाहिए यार। भाई अगर मैं सारे पॉइंट लेके बैठ गया ना इन्वेस्ट करने से पहले, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे वो। आप पता नहीं क्या क्या देख सकते हो। मैंने बस ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर से बताया आपको, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है। आगे अपन लोग बात करते हैं, नो डिफेंसिव इन्वेस्टर शुड कीप अवे हिज और हर मनी फ्रॉम ग्रोथ स्टॉक्स। यार डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पे सिंपली, ये मैंने कह रहा है, ये बुक का ऑथर कह रहे हैं बेंजामिन ग्राहम। यार ग्रोथ स्टॉक में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। ओके। आगे बात करते हैं अपन लोग डिफेंसिव इन्वेस्टर के बारे में कि दे शुड इन्वेस्ट 50% इन बॉन्ड्स और कैश, एंड रेस्ट 50% इन इक्विटी एंड स्टॉक्स। ठीक है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स हैव पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगरनेस टू लर्न मच टाइम। यार मैंने बोला ना, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और लगातार लगातार लर्न करने की उनमें चाह होनी चाहिए, और उनके पास मच टाइम होना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन लोग, अगली साइड पे चलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे आ रहा है कि टू अचीव हाई रिटर्न विद वेरी लो लॉस यू हैव टू डू सच थिंग्स, गो अगेंस्ट द मार्केट। यार पहली चीज़, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए विद लो लॉस, तो पहली चीज़ यार आपको मार्केट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। जब सभी लोग खरीद रहे हो ना तो आप बेचो, और जब सभी लोग बेच रहे हो तो आप खरीदो। ठीक है। बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग, सिंपल फंडा है। बाय ग्रोथ स्टॉक्स, अगर आप यार अब मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के बारे में, जो कि 50% अपना बॉन्ड्स कैश में लगा देते हैं, और रिमेनिंग 50% अपना इक्विटीज़ में लगाते हैं। ठीक है। और स्टॉक्स खरीदते हैं। तो इनमें बाय वो लोग ग्रोथ स्टॉक्स खरीदने के लिए रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फंड अपना रहे हैं। ठीक है। और आप लोग बाय कर सकते हो बार्गेन स्टॉक्स को। बार्गेन स्टॉक्स क्या होती हैं यार, ये स्टॉक वो होती हैं जो अभी अंडर वैल्यूड चल रही है। मतलब जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि those स्टॉक्स विच हैव अ लो मार्केट वैल्यू बट व्हेन यू सी द इंट्रिंसिक वैल्यू इट इज़ हायर। यार मार्केट में किसी मैं सपोज मैं बताता हूँ आपको, किसी की आपको जैसे कोई भी स्टॉक है आपका, वो चल रहा है अभी 50 का। ठीक है। अभी चल रहा है 50 का, आप वेट करते हो, जैसे ही 35 पे आता है उसे खरीद लेते हो, लेकिन उसकी वैल्यू भी 50 है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको ये पता है वो डाउन गया है, इसकी वजह से उसकी 35 हुई है वैल्यू, लेकिन अभी इंट्रिंसिक अगर बात करें अंदर से भी वो 50 का, तो लेते वक्त ही 15 रुपये के फ़ायदे में हो रहोगे। ये बात है। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा आगे। बाय स्पेशल केसेस, तो बाय स्टॉक्स और सच कंपनी विच इज़ गोइंग टू एक्वायर्ड बाय लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके लिए थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने बोला आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर जैसे कोई कंपनी पता चलेगा, जैसे जो कि बहुत छोटी कंपनी है नॉर्मली, ठीक है, और उसको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करने वाली है, तो यार फटाफट से उसके शेयर खरीद लो, क्योंकि यार वो कंपनी भाई, मतलब क्या बताऊँ, जो एग्जांपल रुचि सोया लिमिटेड, जो कि यार पतंजलि के द्वारा एक्वायर की गई थी, और उसका जो उसका क्या शेयर था एक्वायर करने से पहले 16 रुपये से भी कम था। और यार जब जैसे ही पतंजलि ने एक्वायर किया, उसके लगभग 1 साल बाद 1086 रुपये का इसका शेयर हो गया। ठीक है। आई थिंक यार मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन 1086 कुछ पॉइंट कुछ था, इतना शेयर हो गया। मतलब ग्रोथ देख सकते हो आप। तो यार यही है बिल्कुल, कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि कौन सी छोटी सी कंपनी है वो जो कि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्वायर करने वाली हैं, उन्हें मतलब लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्वायर्ड होने वाली हैं, तो उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
आगे अपन लोग बात करते हैं मिस्टर मार्केट के बारे में। ये कौन है ये मिस्टर मार्केट? मिस्टर मार्केट वो यार मूडी मैन। ये अपन लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। इसका जब भी मूड साला अच्छा होता है तो यार बंदों को ज़मीन से उठा के पता नहीं कहाँ ले जाता है। लेकिन जब इसका मूड भयंकर होता है ना, बुरा सा, तो यार ये भाई स्टॉक के वैल्यू ऐसे कर देगा आपकी सोच भी नहीं सकते। तो यार ट्राई टू बाय ऑलवेज व्हेन द मार्केट इज रनिंग डाउन। ये जब मार्केट जब डाउन चलता है तो यार स्टॉक सस्ते मिल रहे होते हैं, तो उस समय आप खरीदने की कोशिश करो। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यार इंश्योर करो कि इसको आप मेंटेन कर रहे हो। जैसे वाई व्हाट नॉट टू डू आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, द प्राइस ऑफ स्टॉक एंड इट्स वैल्यू विल नेवर बी इक्वल। यार ये बात तो सच है बिल्कुल कि जो स्टॉक की प्राइस है और उसकी वैल्यू है, अब यह प्राइस और वैल्यू ये क्या हो गया? प्राइस क्या है सर, वैल्यू क्या है? तो यार प्राइस क्या हो गई आपकी, जो आप पे कर रहे हो। ठीक है, और स्टॉक स्टॉक की वैल्यू पे कर रहे हो, लेकिन जो वैल्यू है वो पता है कहाँ से आती है? उस कंपनी के प्रॉफिट्स, उस कंपनी के डिविडेंड्स, उस कंपनी के अंदर की चीज़ें। ठीक है, जो भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उस कंपनी की, ठीक है, उन सब से उसका स्टॉक्स की वैल्यू बनती है। लेकिन अगर स्टॉक की वैल्यू है, जो सपोज स्टॉक की वैल्यू एक्स है, लेकिन उसकी जो प्राइस चल रही है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जो कि यही होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि प्राइस ऑफ, जो स्टॉक का प्राइस है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कभी इक्वल नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लोग वारन भैया के बारे में। तो यार सपोज़ वारन भैया को एक मैंने स्टॉक दिखाया 50 रुपये का। यार वो बंदा तब तक वो स्टॉक नहीं लेगा, उन्होंने कहा था कि वो तब तक वो स्टॉक नहीं लेगा जब तक वो स्टॉक 50 से 35 तक डिडक्ट ना हो जाए। पहले इसको ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यार मैंने पीछे जो पिछली साइड पर जहाँ पे किया था ना मार्जिन सेफ्टी, यही है सिंपल। या आप लेते वक्त ही 15 रुपये के फ़ायदे में, 15 रुपये ना, 35 से 40, हाँ बिल्कुल 15 रुपये के फ़ायदे में रहो, इसीलिए। ठीक है, तो जब तक वो 50 रुपये की जो स्टॉक है हमारा वो 15-35 पे नहीं आता, तब तक वारन भैया उसे नहीं खरीदेंगे। तो यही था यार। और अभी देखो अवॉइड इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। तो यार यह मना क्यों कर रहे हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने? क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है आईपीओ में। कई बार कंपनी आईपीओ के टाइम फेल हो जाती हैं। तो अपने आगे बात करते हैं अपने मार्केट और इन्फ्लेशन के बारे में। देखो यार कंसेप्ट ऑफ रिच होने का सिंपल है, योर रिटर्न शुड बी मोर देन द इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, तो यार इंडिया का जो पिछले, अगर मैं 10 से 20 सालों की बात करूँ तो इन्फ्लेशन रेट कुछ 6 से 7% रहा है। ठीक है, अब अपन लोग क्या देखते हैं नॉर्मल बंदे को, यार पैसे जो है तुम शेयर मार्केट में लगाने से डर रहे हो, यार तुम लोग एफडी में लगाओ, फिक्स डिपॉजिट में लगाओ, और यार उसमें 6% का रिटर्न मिलता है 10 साल में मस्त एकदम। और उसमें कम से कम सेफ तो रहेंगे पैसे, पर रिटर्न तो है सिक्योर्ड बिल्कुल। एक बार उसे लगता है कि 6% रिटर्न करके उसने मतलब क्या उखाड़ लिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ 6% रिटर्न उसको एफडी में मिल रहा है, लेकिन यार इन्फ्लेशन रेट भी तो उस हिसाब से बढ़ रहा है। हैं, इन्फ्लेशन रेट आप घर में भी रखोगे उसकी वैल्यू, यार एक्चुअल में उसकी पैसे की वैल्यू कम ही हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट भी 6-7% तक बढ़ा है। ठीक है, 10 सालों में, और एफडी दे रही है उसे 6%। तो यार उसके पैसे की वैल्यू ऑलरेडी घट ही रही है। ठीक है, उसको लग रहा है कि मतलब 6% बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यार ये था सिंपल। आगे बात करते हैं अपन लोग, आगे कुछ है ही नहीं क्या? चलो बहुत बढ़िया, हमारा काम हो गया। इस वीडियो में हम लोगों ने 8 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में बात की हमने। पहले इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर के बारे में बात किया, फिर हमने कुछ मैंने आपको नोट बताया कि ये प्रेडिक्शन कैन बी रॉन्ग, आपकी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। डिफेंसिव टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। फिर हमने बात की डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाने की। ठीक है, और फिर हमने क्या बात की, देखता हूँ ज़रा। फिर हमने मैं आपको बताया कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि टू अचीव हाई रिटर्न्स हम लोग कैसे हाई रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं विद द लो लॉस। और फिर उसके बाद हमने मिस्टर मार्केट के बारे में जाना, ये कि मूडी मैन है यार, ये 7 रूल हमने कुछ जाना। और उसके बाद अपन लोगों ने वारन भैया के कंसेप्ट को जाना कि 50 रुपये के स्टॉक को तब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो 50 से 35 तक नहीं आ जाता। फिर उसके बाद हमने मार्केट थोड़ा हमने बात की थी मार्केट एंड इन्फ्लेशन रेट के बारे में कि ये कैसे काम करता है। मार्केट एंड इन्फ्लेशन कैसे आपको मतलब बनाया जाता है कि यार एफडी में आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन यार वो इन्फ्लेशन रेट के चलते फिर वो 1% भी नहीं होता। तो यार ये था सिंपली। इस वीडियो में अपन लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना यार फ्रॉम द बुक ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यार कैसी लगे आपको वीडियो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, लेकिन करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।